तो सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था। उम्मीद है कि अब जो है ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी और हम ठीक से बात रख पाएंगे। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि मई दिवस आंदोलन का सबसे जो गौरवमय अध्याय है वो अध्याय 1887 के 11 नवंबर समाप्त हुआ। मजदूर आंदोलन के महान नेताओं को मजदूर वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए अमेरिकी राज सत्ता ने फांसी दे दी है। ये दिन उनको याद करने का भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि हम उस लड़ाई की असली बुनियाद को समझें। लड़ाई का कारण क्या था और उस लड़ाई का आज हमारे लिए क्या मतलब है। तो मैं बहुत ही आसान जगह से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में इंसान के लिए दो मुख्य चीज़ होती है। एक, उसे अपने ज़िंदा रहने की साधन जुगाड़ करना पड़ता है, जिसे आप लोग कहते हैं कि लाइवलीहुड, जीने की साधन जुगाड़ करना। लेकिन और एक पहलू है जो इंसान को दूसरे सभी जीवों से अलग करता है, वो है जीवन की एक मकसद। और हम सभी जानते हैं कि इंसान जो है अपनी सृजनात्मकता के लिए, अपनी बौद्धिक उपलब्धियों के लिए जानी जाती है। लेकिन समाज की संरचना अगर जब वर्गों में बटा होता है तो अक्सर ये हुआ है कि हमारी सारी कोशिश, हमारी सारी लक्ष्य एक ही जगह पर वो किसी भी तरह से अपने को जीवित रखना। ये उन सभी समाजों के लिए सच है जहाँ समाज वर्ग में बटा हुआ है, या उन समाज के लिए सच है जहाँ समाज बेशक वर्गों में ना बटा हुआ हो, लेकिन इंसान की भौतिक उत्पादन करने की क्षमता बहुत ही सीमित है। जैसे कि हम आदिम समाज के बारे में कह सकते हैं, सामंती समाज के बारे में कह सकते हैं, दास समाज के बारे में कह सकते हैं। लेकिन पहली बार पूंजीवादी समाज में ऐसी एक स्थिति बनी जहां इंसान वो तमाम चीज़ें हासिल कर सकता है, बहुत आसानी से अपने ज़िंदगी के साधन को जुगाड़ कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि समाज वर्गों में बटा हुआ है, इसलिए ये स्थिति पैदा होती है कि आपको अपने ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा घंटा जो है आपको रोज़गार के जुगाड़ करने में ही चला जाएगा। आपको खटना होगा, आपको काम करते करते मर जाना होगा। आपकी ज़िंदगी और बाकी जानवरों की ज़िंदगी में एक बुनियादी समानता रह जाएगी कि उनकी ज़िंदगी भी आप ही की तरह जो है एक तरह से अपने को ज़िंदा रहने के तक ही सीमित रह जाएगा। तो मजदूर वर्ग के लिए एक चुनौती थी। चुनौती ये थी कि उन्हें अगर ज़िंदा रहना है, पूंजीपतियों के शर्तों पर काम करना है, तो 12, 16, 18 घंटा काम करना होगा। और अगर ऐसा वो करते हैं तो वो इंसान की जो दूसरी ज़रूरतें हैं और जो अहम ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। ये मजदूर वर्ग की समस्या थी। और एक समस्या पूंजीपति वर्ग की थी। वो समस्या क्या है कि मुनाफा कमाने के लिए उन्हें मजदूरों से ज़्यादा घंटा काम करवाना होगा, और मुनाफा हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहना है। इसके बगैर पूंजीपति जिंदा नहीं रह सकता है। वर्ग के रूप में वो मजबूर है कि वो मजदूरों से 12, 16, 18 घंटा, चाहे तो 20 घंटा तक काम करवाए। और मजदूरों के लिए ज़रूरी है कि अगर उसे इंसान के रूप में जिंदा रहना है तो उस काम के घंटे को कम करें। इसलिए आप देखेंगे कि मई दिवस के आंदोलन जो 8 घंटे के काम के मांग को लेकर शुरू हुआ था, वो असल में मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच में एक बुनियादी अंतर्विरोध का ऐतिहासिक अभिव्यक्ति थी। ऐसी अंतर्विरोध जिसकी कोई शांतिपूर्ण हल उस वक्त भी संभव नहीं था, आज भी संभव नहीं है। ये एक ऐसी अंतर्विरोध थी जहां मजदूर वर्ग को भी इकट्ठा किया और दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग को भी इकट्ठा किया। वो पूंजीपति वर्ग के राज्य मशीनरी को इकट्ठा किया, मजदूर वर्ग के आंदोलन को कुचलने के लिए
अपनी सारी ताकत लगा दिए गए, फर्जी मुकदमा चलाए गए। जो मजदूर नेता उस हादसे के समय उपस्थित नहीं भी थे उनको भी फांसी की सज़ा दी गई और एक तरह से वो कामयाब हुए। कामयाब वो हुए इस अर्थ में कि मजदूर आंदोलन के नेताओं की हत्या हुई। लेकिन उनकी एक दूसरी नाकामयाबी थी जिस पर गौर करना है। वर्ग की लड़ाई असल में उस लड़ाई को लड़ने वाले तक ही सीमित नहीं रहता है, वो सारे वर्ग को अपने, आप कह सकते हो, अपने में सम्मिलित कर लेता है। तो वही हुआ। जो लड़ाई शिकागो में मजदूरों ने शुरू किया, वो लड़ाई की जो लक्ष्य था 8 घंटा काम कार्य दिवस की मांग, वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में उसको स्वीकृति मिली क्योंकि वो मजबूर थे, क्योंकि ये मांग पूरे मजदूर वर्ग की मांग हो चुका था और मजदूर इसको लेके कुछ भी करने के तैयार थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि असल में इस लड़ाई में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया था, और उसकी वो जो खासियत है वो आज भी प्रासंगिक हो जाता है। पहला जो विषय है जिस पर हमको बहुत गौर करना है, पहली बात है कि ये एक पूरे वर्ग की लड़ाई थी, मजदूर वर्ग की लड़ाई थी। उसमें किसी भी तरह के मजदूर वर्ग के अंदर कोई विभाजन का जगह नहीं था। ये मजदूर वर्ग के किसी खास तबका के लिए वेतन बढ़ाने की मांग नहीं थी, ये पूरे वर्ग की लड़ाई थी और पूरे वर्ग ने अपनी वर्ग दिलेरी के साथ इस लड़ाई को लड़ा। दूसरी जो चीज़ है कि असल में इस लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ गया कि पूंजीवादी जनवाद, या जिसको हम लोग कह सकते हैं पूंजीवादी जो तानाशाही बंदोबस्त है, उसमें मजदूर वर्ग की जायज़ लड़ाई के लिए भी कोई जगह नहीं रह सकता है। इसलिए 8 घंटा कार्य दिवस की मांग कर लड़ने वाले उस आंदोलन को कुचल दिया गया, और ये साबित हो गया कि मजदूर वर्ग को अगर अपनी वाजिब मांग को मनवाना है तो उसे अपने वर्ग की ताकत के ऊपर भरोसा करना है, ना कि राज्य की रहमो करम पर। इसलिए मई दिवस आंदोलन ये भी एक सबक देता है हमें कि मजदूर वर्ग की लड़ाई मजदूर वर्ग की ताकत पर, मजदूर वर्ग की शक्ति पर ही लड़ी जा सकती है और जीती जा सकती है, ना कि राज्य की बैसाखी पर। जो लोग भी ये बात कहते हैं कि राज्य समर्थन कर सकता है, नहीं कर सकता है। राज्य आपको गुमराह कर सकता है, राज्य आपको दमन कर सकता है, क्योंकि राज्य को ये काम करना होगा अगर उसके राज्य के रूप में अस्तित्व रहना है। इस बात को इसलिए याद रखना है क्योंकि हमेशा की तरह मजदूर आंदोलन में भी वही बीमारी घुसती गई जिसे आप कहते हैं कि पहले तो दुश्मन आपकी लड़ाई को स्वीकार नहीं करता है। उसे लगता है कि एक बार अगर आपकी वाजिब मांग को स्वीकार कर लिया गया तो आपकी मांग बढ़ती जाएगी, इसलिए उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि आपकी लड़ाई को गैर कानूनी करार देने का। दूसरा उसका जो तरीका होता है, जब वो समझ जाता है इसे गैर कानूनी करार दे के आप इस लड़ाई को हरा नहीं सकते, आप इसको कुचल नहीं सकते, तब वो दूसरे रास्ते पर आता है। उस लड़ाई में घुस के असल में उस लड़ाई के अंदर से वो अपनी बात कहना चाहता है। हम सभी जानते हैं ये असल में मजदूर आंदोलन में सुधारवाद का पहला प्रवेश है, यानी ये यकीन करना कि राज्य मजदूरों का हित उतना ही चाहता है जितना पूंजीपतियों का हित चाहता है। ये यकीन करना कि मजदूर वर्ग की वाजिब लड़ाई में राज्य उसके साथ खड़ा होगा, ये यकीन करना असल में सुधारवाद का जनक है। और इस सुधारवाद की लत लग जाने के बाद मजदूर आंदोलन अपनी वर्गीय चरित्र खो देता है और उसका मकसद हो जाता है राज्य के साथ सांठगांठ करके मजदूरों के लिए कुछ रियायत ले लेना, जैसा कि आप चारों ओर करते हुए देख रहे हैं तमाम तरह के संगठनों को। तो मई दिवस आंदोलन सुधारवाद के नाम पर एक तमाचा है। दूसरा, ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि 8 घंटे की जो मांग थी वो तो पूरा हो गया, दुनिया में कई जगह इसको कानूनी स्वीकृति मिल गई है, तो फिर अब बात किस चीज़ की है। यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ और जोर भी देना चाहता हूँ इस बात पर, 8 घंटा की कार्य दिवस की मांग को लेकर जो लड़ाई थी उसके पीछे जो सोच था उसको समझने की ज़रूरत है, और वो सोच बहुत स्पष्ट था।
8 घंटा के कार्य दिवस के लिए इसलिए मांग कर रहे हैं ताकि हम पूंजीपतियों की गुलामी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। क्यों? क्योंकि अगर 12, 14, 16 घंटा काम करने के बाद मजदूर वर्ग के लिए और कुछ भी करने की ताकत नहीं रहेगा। इसलिए 8 घंटे की मांग असल में मजदूर राज लाने की लड़ाई की पहली कड़ी थी, जिसे मजदूरों ने लड़ा और उसमें हासिल किया बहुत कुछ। तीसरी बात जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि मजदूर वर्ग की सभी मांगे, उसकी सभी लड़ाइयाँ एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय चरित्र ग्रहण कर लेता है। यानी दुनिया के एक देश में अगर मजदूर वर्ग पर हमला हुआ है तो उसका असर दुनिया के दूसरे देशों में दिखेगा। एक जगह अगर मजदूरों ने कुछ हासिल किया है तो उसकी असर दूसरे देशों में भी दिखेगा। ये जो मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय चरित्र है, मजदूर आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र है, ये मई दिवस आंदोलन ने बार बार स्थापित किया। हम जब मजदूर आंदोलन के इस इतिहास के पुराने थोड़ा पीछे लौटते हैं तो ये देखेंगे कि हम 1866 में अमेरिका में जब पहली बार इस मांग को उठाया गया और उस क्रम में 1886 तक 20 साल तक तरह तरह से प्रयोग करने के बाद 1886 से 1 मई से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन उसके पहले भी इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन ने मजदूरों के 10 घंटा के कार्य दिवस की मांग को लेकर आंदोलन किया। उन्हें कई सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने एक मजदूर आंदोलन की एक मजबूत नींव को जरूर स्थापित किया। ऑस्ट्रेलिया के निर्माण मजदूरों ने जो नारा दिया था वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। उनका कहना था कि हम जो है 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे और 8 घंटा मनोरंजन करेंगे। ये अभिव्यक्ति असल में उस चीज़ की थी कि इंसान के रूप में हम महज पेट नहीं हैं। हम सिर्फ जानवरों की तरह अपने पेट भरने के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि इंसान की तरह हमारी और भी बहुत सारे ज़रूरत है। उसे ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें वक्त चाहिए। तो चार्टिस्ट आंदोलन से शुरू करके ऑस्ट्रेलिया के भवन निर्माण मजदूरों की आंदोलन, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर की आंदोलन, और उसकी जो चरम परिणति हम देखते हैं कि 1886 में मजदूर आंदोलन, मई दिवस आंदोलन की शुरुआत। यहाँ ये भी बहुत साफ है कि 1886 में 4 मई को जिस घटना के लिए मजदूर नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया था, उसमें मजदूर नेताओं की कोई भूमिका नहीं थी। जैसे आज भी आप लोग देखते हैं कि जो लोग किसी घटना पर उपस्थित नहीं थे उन्हें पुलिस आराम से पकड़ लेती है, उस वक्त भी वही किया गया। जिन नेताओं की फांसी दी गई थी उसमें 3 तो वहाँ थे ही नहीं, बहुत पहले ही निकल चुके थे इस घटना पर। और बाकी लोगों को जो अपराधी घोषित किया गया तो उनमें से भी 4 लोग नहीं थे, सिर्फ 1 जने थे। और घटना भी ये था कि पुलिस के लोगों ने वहाँ पर बम फेंका, आरोप मजदूरों पर लगाया, और जो पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर्स, जिसको कई लोग कहते हैं ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसमें ये चिल्लाने लगा, लाल आतंक, कम्युनिस्टों का आतंक, अराजकतावादियों का आतंक, सभ्यता का दुश्मन है ये लोग जो ये 8 घंटे की मांग कर रहे हैं, इनको फांसी दे दिया जाए तभी इससे देश को छुटकारा मिलेगा। आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। अगर आप गौर से देखेंगे वो सिलसिला किसी न किसी रूप में एक ही तरह से चलता आता है। तो जो भी हो, मैं ये कहना चाह रहा था कि असल में ये जो है, असल में वर्ग की जो लड़ाई है उसकी एक चरम रूप थी, और उसमें चरम कुर्बानी मजदूर वर्ग के नेताओं ने दिया, और उसके बदले में मजदूर वर्ग के लिए कुछ अधिकार हासिल किए। अधिकार इसलिए हासिल किए क्योंकि धीरे धीरे पूंजीपतियों को ये समझ में आ गया कि असल में हम मजदूरों को दबा नहीं सकते। उसका सबसे शानदार वर्णन अगर आप लोग अगर अमेरिकन बोल के किताब है द अमेरिकन, हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी है, उसको पढ़िए। उसमें आपको दिखेगा कि मजदूर आंदोलन के नेताओं की क्या ताकत थी, उनके प्रति आम मजदूरों की क्या सोच था, और उन नेताओं की अपनी ज़िंदगी कैसी थी। और उसमें एक मज़ेदार चीज़ ये है कि असल में मजदूरों के इस ताकत को देखते हुए मालिकों का जो गुंडे हैं उनकी क्या हालत हुई, उसकी भी बहुत अच्छी से वर्णन किया गया है। कहने का मतलब ये है कि मजदूर जिस दिन सिर्फ पेट बन के जिंदा रहने के लिए मना कर देगा, उस दिन बहुत कुछ वो हासिल कर सकता है। मई दिवस आंदोलन ने ये दिखाया, और
ये आगे भी बार बार मजदूर आंदोलन में दिखा है। हम मई दिवस आंदोलन के ऊपर बात करने के समय इस चीज़ पर भी गौर करेंगे कि असल में ये जो 8 घंटा की काम की मांग थी, ये हमारे जैसे देशों में बहुत अर्थ में बेमतलब हो गया है। मजदूर आंदोलन की जो भी लड़ाइयाँ की उपलब्धि थी, उसके काफ़ी हद तक जो है आप कह सकते हैं वाइट कलर वर्कर्स को जो है 8 घंटा के काम के रूप में तो उसे अधिकार मिला। लेकिन बाकी जो मजदूर हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, वहाँ असल में कानून में उसके लिए अधिकांश जगह कानून भी नहीं है। और कानून रहने और ना रहने के बावजूद भी 12-16 घंटा काम करना असल में आज भी जिंदा रहने का शर्त है। ज़रा ये सोच के देखिए कि 150 साल पहले या 120-30 साल पहले अमेरिकन मजदूरों ने, ये इंग्लैंड के मजदूरों ने जो अधिकार हासिल किया था, आज 100 साल बाद भी, 150 साल बाद भी हमारे देश के मजदूर वर्ग की स्थिति उससे भी गया गुजरा है, उससे भी खराब है। ये इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे असंगठित क्षेत्र के ऊपर। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को याद रखें कि असल में सारे कसौटी पर हम आज भी 100-150 साल पीछे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा देश विश्व का 5वां आर्थिक महाशक्ति बन जाता है या चौथा आर्थिक महाशक्ति बन जाता है, क्योंकि अभी भी 12-16 घंटा काम करना मजदूरों की ज़िंदगी की जिंदा रहने की शर्त बन गया है। हालत ये हो गई है कि मजदूर ये नहीं कहता है कि मालिक हमसे 16 घंटा काम लेता है, वो कहता है मालिक हमें 16 घंटा काम देता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर हमें शिद्दत से समझना है और ये समझना है कि असल में 8 घंटे कार्य दिवस की मांग को हमारे जैसे देश के संदर्भ में हम कैसे उसको अमली जमा पहना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मजदूर आंदोलन में जो कई तरह के उतार चढ़ाव हुए, उसके कारण से उनके अधिकारों पर भी कई तरह के कटौती या कई तरह से उसमें इजाफा भी हुआ। मैं आपको एक महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहता हूँ। मजदूर वर्ग ने 1917 में रूसी राज सत्ता पर कब्जा किया। दूसरे महायुद्ध के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि असल में अब मजदूर वर्ग को अधिकार दिए बगैर पूंजीपति उन्हें दबा के नहीं रह सकता है। इसी का नतीजा था कि यूरोप के सभी देशों में लाल रूसी आतंक के डर से यूरोप के सभी देशों में मजदूर वर्ग को सभी तरह के सामाजिक सुरक्षा दी गई, चाहे स्वास्थ्य का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, पेंशन का अधिकार हो। क्यों? क्योंकि पूंजीपति वर्ग के लिए ये देना उसके लिए मजबूरी था। और उसी अधिकार का कुछ छोटा हिस्सा हमारे पास भी तीसरी दुनिया के देशों में भी थोड़ा बहुत मिला। 1980 या खासकर 1990 के बाद से जब पूंजीपति वर्ग को लगा कि अब उनके सामने कोई बड़ा खतरा नहीं है, तब इन तमाम अधिकारों पर कटौती होने लगा। सोशल यूरोप की कॉन्सेप्ट ढह गई। सब कुछ को प्राइवेटाइज करना है, सब कुछ को मुनाफा के लिए खोल देना है, और ये काम धड़ल्ले से चलता रहा। आज जो आप कोविड क्राइसिस देखते हैं, उसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि स्वास्थ्य सेवा जैसे बुनियादी क्षेत्र को पूरी तरह से निजी हाथ में कर दिया गया। आई हैव बीन आस्क्ड टू स्पीक in English also. I'm sorry. I will try. Actually, I was thinking that so many people are accustomed to Hindi, but I will come to English also. My first observations about this glorious May Day movement is that actually it destroys the myth that there could be any cooperation between working class and capitalist class. It destroyed the myth that in the fight between capital and labor, state can be neutral. It can't be neutral. It will act as a henchman of capitalist class, and by hanging the leaders of 8-hour movement in America. So what I was saying, that it destroyed the myth that state is nothing but a henchman of capitalist class.
I was also referring that actually the contradiction between labor and capital is so sharply manifested in the fight for 8 hours. Why? Because a capitalist cannot function in the role of capitalist if he is not able to extract as much pound of flesh from labor. That is, if he cannot compel workers to 18 hours and 16 hours, he cannot survive as a capitalist. But for labor, this is also a matter of life and death questions. Why? Because if they have to work 16 hours, 18 hours, what will remain of their other human attributes? And as Marx has pointed out, when both is right, capitalist is right because they cannot allow workers to have less working hours, and workers are also right because they cannot allow capitalists to destroy them physically, mentally and otherwise. So in that sort of fight, only you can say only force wins, and in one sense capitalist class own in that battle, but they own for the time being. The inspiration, the fighting spirit of working class throughout the world and international solidarity of working class compelled each and every capitalist government in the world to formulate a law which make it compulsory that no worker should be compelled to work more than 8 hours. That was one point. Another point I was referring, that you must understand that there is no way we could have some sort of expectations from state that it will try to improve conditions of working class. No, it will not. It is not an agency which has been created for that. It came into existence to basically perpetuate the class rule. Of course, when it perpetuates the class rule, it always wears the mask of neutrality to say that no, we don't represent any class, we represent people. There is nothing like that. They represent class and they represent the exploiters class. That was some points, and that has been established. Another factor that I would like to just say, that at one point of time the balance between forces of labor and capital determines so many things. When after Second World War, European capitalists and imperialist capitalists, they were compelled to give so many rights, social security rights to workers, because they were afraid of Red Russia, they were afraid of Red China. They knew that if we don't give any sort of concession to the working class, they will revolt. And we have seen that so many rights to workers have been granted in European countries after Second World War, and some sort of rights also we derived from that milieu. But after 90s, everything has got started changing. Now working class is not in a position to fight back, and I will say working class is not basically has been weakened due to any weakness inherent to working class. मैं ये जोर दे के कहना चाहता हूँ, मजदूर वर्ग 90 के दशक से शुरू करके आज जो हाशिए पर पहुंची है अपनी लड़ाई में, उसके पीछे कारण ये नहीं है कि मजदूर वर्ग के अंदर कोई कमजोरी है. हमें ये समझना है कि मजदूर वर्ग आंदोलन की जो वैचारिक ताकत है, उस ताकत को हमने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है. वो वैचारिक ताकत हमें दो चीज़ सिखाता है. एक ये सिखाता है
कि पूंजीपति वर्ग हमें महज पेट के बनाकर जिंदा रखना चाहता है, टू जस्ट अलाउ अस टू सर्वाइव एज ए स्टोमक। और इसके लिए हम जो भी मांग करते हैं आर्थिक रूप से, अगर हमारी लड़ाई वहां तक सीमित हो जाती है तो हम पूंजीपति वर्ग को चुनौती नहीं दे सकते। एक ये सिखाती है। दूसरा ये सिखाती है कि असल में हमें जो लड़ना है वो लड़ाई पूंजीपतियों के हित के लिए बनाए गए राज्य के कानून के दायरे के अंदर रह के हम वो लड़ाई नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते। बार बार कानूनवाद की, लीगलिज्म के कन्फाइन में रख के मजदूर वर्ग की लड़ाई न लड़ी जा सकती है, न जीती जा सकती है। मच्छरदानी में बैठ के लड़ाई नहीं होती है। वर्ग का लड़ाई वर्ग की ताकत से लड़नी होती है और उस पर भरोसा करके ही लड़नी होती है, और किसी पर भरोसा करके ये लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। दुनिया के मजदूर वर्ग आंदोलन के जो भी शिक्षक रहे हैं, उनकी एक अनमोल स्रोत, अनमोल प्रेरणा है, मजदूर वर्ग की लड़ाई को मजदूर वर्ग को ही लड़ना है, उसे खुद मुक्त होना है। इस सबक को हम लोगों ने जितना नज़रअंदाज किया, हमारी ताकत उतनी घट गई। और तीसरी सबक जो है, असल में वर्ग को कभी नहीं भूलना है। नहीं भूलना है कि तमाम तरह के तिक्रमों के बावजूद भी दुनिया जो बुनियादी रूप से दो वर्गों में बटा है, और उन दो वर्गों का हित ये इजाज़त नहीं देता है कि आप पूंजीपतियों का हित साधते रह के मजदूर वर्ग का हित साध लेंगे। ये इजाज़त नहीं देता है, इसको महसूस करना है। ये जो दो वर्गों में बीच में बटा हुआ जो लड़ाई है, उसको उसी तीखापन से लड़ने की ज़रूरत है, उसी तरह से लड़ने की ज़रूरत है। बीच में ये जितने समझौतावादी वाले चीज़ें आती है, वो कुछ समय तक मजदूर वर्ग के कुछ हद तक कुछ हिस्से को एक कह सकते रिश्वत दे सकता है, लेकिन बाद में सब छीन भी लेंगे। आज अगर आप हमारे देश में संगठित क्षेत्र के मजदूरों को देखेंगे, यहाँ तक कि वाइट कलर वर्कर्स को देखेंगे, तो आपको एक अजीब सा चीज़ दिखेगा। इन्हें बहुत सारे अधिकार मिले, इन्होंने संघर्ष भी किया, स्टेट ने भी कई चीज़ों मान लिया, लेकिन ये काम और किए, वर्ग को भूल गए। असंगठित क्षेत्र की लड़ाई से मुंह फेर लिया गया, और आज धीरे धीरे क्या हो रहा है, संगठित क्षेत्र को ही असंगठित बनाने लगी है सरकार, और उस पर कोई लड़ाई नहीं हो रहा है। तो वर्ग की ताकत को, समूचे वर्ग को समेट के लड़ने की जो परंपरा रही है, जो मई दिवस आंदोलन ने दिखाया है, वहाँ इस तरह के किसी तरह के विभाजन को मजदूरों ने इजाज़त नहीं दिया। आज भी हमको उसको समझना है। पैसा कहीं कम मिल सकता है, ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन कुल मिला के जिस दिन पूंजीपति को लगेगा कि आपकी सेवा की जरूरत नहीं, उस दिन आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सच है। ये संगठित क्षेत्र में भी हो रहा है। वहाँ के यूनियनों ने 7वां वेतन कमीशन, 8वां वेतन कमीशन तक तो कर लिए, लेकिन वहाँ पर जो ठेकेदारी इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ जितने लोगों के काम की ज़रूरत है उससे कम लोगों को रखा जा रहा है। ये जो बुनियादी सच्चाई है, उससे वो उन्होंने मुंह मोड़ लिया, और उसका नतीजा ये है कि आज असल में वो किसी भी तरह की लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है। तो साथियों, हम ये कहना चाह रहे थे कि मई दिवस आंदोलन की उसकी जो परंपरा है, उसमें बहुत कुछ है हमें सिखाने के लिए, और उसको हमें सीखना होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि असल में आपको ये समझना है कि समाज कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है, अधिकार भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी से अगर कुछ अधिकार हासिल किए, तो अधिकार परमानेंट नहीं है। उस अधिकार को बचाए रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाते रहने के लिए अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, तो एक समय ये स्थिति आएगी कि जो अधिकार हमने बनाया था वो भी छीनता जाएगा। हो चुका है, आने वाले समय में और होने वाला है।
वर्ग की लड़ाई में कोई किसी भी तरह से आप निष्क्रिय नहीं रह सकते। या तो आप आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं। पूंजीपतियों का हमला बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मजदूर वर्ग हमलावर रुख में नहीं आ पा रहा है, इसलिए उसकी अधिकार घट रही है। और आने वाले दिनों में अगर मजदूर अधिकारों को बढ़ाना है तो इससे मुकाबला करना होगा। तो मे डे के ऊपर जो है कुछ 2-3 चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, इंग्लिश में कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा हिंदी में दिक्कत होती है। तो important aspect that we must remember regarding the historical lessons of May Day, that you cannot have your rights intact if you don't fight back. There is only one way to extend your rights, by fighting. Our forefathers have fought bitter struggles, sacrificed everything to advance our rights. We have not been able to protect them, retain them, so we have lost. I will come to another aspect of why, but sufficient it is now to understand that without fighting on class line you cannot win. You can increase your salary, increase your DNS allowance, but you cannot win for your class. That is the bitter lesson state and organized sectors movement has teach us. Workers in organized sector get some rights, but fundamentally what happened, they didn't take the agenda of unorganized sectors, so finally they are also losing. We have to understand that as a class we are all one, and we cannot have our own sort of limited sort of attitude that we will try to have this for this segment only. We must have a universal class agenda. That is the only way we can win. Another aspect that I would like to tell you, that working class by its nature is international in the sense that whatever battle is fight between capital and labor in one country will have repercussions in other countries. So if the Western working class got mired in reformism, have a delusion that capitalists will amend their way and they will give us some sort of concessions, now they have been proved wrong during 90s. And present crisis is somehow linked with this new liberal agenda and surrender of working class in Western countries. तो मैं अब हिंदी में थोड़ा बात रखूंगा क्योंकि ये दिक्कत हो रहा है कि बहुत सारे लोग हिंदी और दोनों में कह रहे हैं। तो मैं जो मई दिवस के इतिहास के ऊपर कुछ बात रखा, उसके जो कुछ राजनीतिक आप कह सकते हैं तात्पर्य थे, उस पर बात रखा। लास्ट बात इसमें मैं यही जोड़ना चाहता हूँ कि आज से 100 साल पहले आकलन ये था कि पूरे दुनिया में अगर 4 से 5 घंटा लोग काम करेंगे तो लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती थी। ये 100 साल पहले की बात है, और वो 100 साल के बाद की तकनीकी उपलब्धियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आज जो है 2-3 घंटा काम करने से सारी ज़रूरतें सबकी पूरी हो सकती थी। लेकिन हकीकत क्या है, अभी भी 12 से 16 घंटा काम करना थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ में तो ऑलमोस्ट नियम है, और उन्हें नियम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी ज़िंदा रहने की शर्त है। वो आपसे मांग नहीं करेंगे कि आप 12-16 घंटा काम करो, आप कहेंगे कि हमें 12-16 घंटा काम दो, हम जिंदा रहेंगे। ये हालत पैदा हुई है। तो
मई दिवस आंदोलन के जो है 8 घंटे के से भी बढ़कर, जिसको कहते थे कि 8 घंटा की लड़ाई तो हमारा लड़ाई का एक छोटा सा लक्ष्य है, हमारा बड़ा लक्ष्य तो है इस व्यवस्था को बदलना, पूंजी की राज को खत्म करना। मई दिवस के आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर ने कहा कि 8 घंटा के कार्य दिवस की लड़ाई को लड़ते हुए हम कभी भी अपने लक्ष्य को अपनी नज़रों से ओझल होने नहीं देंगे, यानी पूंजीवादी व्यवस्था के खात्मा किए बगैर हम जो है उस लक्ष्य को सामने रख के अपने सारे काम करेंगे। इसको समझना है और इसी संदेश को आज के दिन में हमारे पिछले 100 साल के जो इतिहास है, 125 साल का जो इतिहास है हमारे देश में, यूरोप के देश में मेहनतकश वर्गों की, उसकी रोशनी में इस संदेश को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, इस पर सोचना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल आया है इस संबंध में, मैं उसका कुछ सवाल लूँगा और थोड़ा सा रुक के जो है जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की जो स्थिति है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। आया है कुछ सवाल? नहीं आया, ठीक है। एक मिनट पूछो। एक तो हाँ एक आ रहा था, मैंने तो सवाल नहीं है। अच्छा ठीक है, तो छोड़ देते हैं, बाद में बात करें। ठीक है, सवाल जो है अभी मेरे पास तो आ जाएगा, मैं देख के ये कर सकता हूँ, बाद में लेंगे। अभी जो है हम उस पर बात करेंगे जिस पर जो है ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मैं समझता हूँ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति। तो बात मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि मोदी जी को धन्यवाद, इसलिए कि अगर वो नहीं होते तो शायद हमारे देश में बहुत सारे लोगों को असंगठित क्षेत्र मजदूरों की जो क्या स्थिति है वो ठीक से समझ में नहीं आता। हालांकि ये स्थिति नहीं समझने वाला भी कुछ नहीं है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर जिसको आप कहते हैं, वहाँ कई लोग कहते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर्स, उनसे हमारा रोज का वास्ता है। ठेली चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, खोमचा चलाने वाले, माल ढोने वाले, सिक्योरिटी गार्ड, इन सब से हमारा रोज का वास्ता है। लेकिन फिर भी हम लोग शायद नहीं समझ पाते अगर मोदी जी नहीं आते और लॉकडाउन नहीं करते। लेकिन एक अजीब किस्म की विडंबना है, तकलीफ भी वहां है। ऐसा लग रहा है अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो ये मजदूर तो हंसी खुशी अच्छे थे। हाँ, सारे जगह पढ़ के लग रहा है कि योजनाबद्ध तरीका से लॉकडाउन नहीं आया, इसीलिए मजदूरों को इतनी तकलीफ। तो ये तो एक तरह से बौद्धिक दिवालियापन है। हमारे देश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति जो है उसका आप एक कह सकते हैं, आपने ट्रेलर देखा इस लॉकडाउन के टाइम में। स्थिति इससे ज़्यादा खराब है समग्रता में। तो मैं उस पर बात करूंगा और उस पर ज़्यादा जोर देने के पीछे भी कारण ये है कि असल में यही वो क्षेत्र है, इसको अगर आप समझ गए, इसकी समस्या को अगर आप समझ गए, इसके पीछे के राजनीतिक अर्थशास्त्र को समझ गए, तो शायद देश की मुक्ति की रास्ता भी आपको दिखाई देगा। तो मैं जस्ट इंग्लिश में थोड़ा बोल दूं। Actually, we should be thankful to Mr. Narendra Modi because of him or his abrupt lockdown, people of this country are coming to know about plight of unorganized sector workers.
Of course, that is a stupidity in a sense, because we are all accustomed to them. They are very near to us. We cannot survive without them. But still, we prefer not to understand, or we didn't give much importance to what happens to them in normal time. But anyway, lockdown has bring focus on this unorganized sector workers, informal sector workers, and I will talk much about this sector, because I think this is the key point. This is the key to understand India's political economy, and if we are able to understand this sector properly, then we could also find a way how to change in a better way. तो मैं ये कह रहा था कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को समझे बगैर हम देश को नहीं समझ सकते। असंगठित क्षेत्र के मजदूर आसमान से पैदा नहीं हुए हैं, तो इनको समझने के लिए मैं दो यात्रा की बात करना चाहता हूँ। एक यात्रा जो आप लोगों ने देखा, भारत सरकार के हिसाब से 5 से 6 लाख मजदूर लॉकडाउन के दौरान पैदल, साइकिल, रिक्शा, ठेला पर हजार किलोमीटर सफ़र करके अपने देश में पहुंचे। बहुत सारे लोगों के लिए अंतिम यात्रा थी। उसके बारे में इस यात्रा के बाद उन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी यात्रा करने का। तो ये एक यात्रा है, और ये इस यात्रा के लक्ष्य है, उसकी मंजिल है गांव। और एक दूसरी यात्रा है जब वो गांव से शहर आए थे। हम इस दोनों यात्रा के बीच के संबंध को समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को समझ पाएंगे। तो बात जैसा हमारे किताबों में और नेताओं के भाषणों में सब जगह से शुरू होती है, भारत कृषि प्रधान देश है, मैं भी वही कह रहा हूँ। भारत में 50% लोग कम से कम कृषि पर निर्भर है। लेकिन जो दूसरी बात नहीं कही जाती है वो भी मैं कहना चाहूँगा। इस 50% योगदान लोग जिस कृषि क्षेत्र पर आश्रित हैं, उस कृषि क्षेत्र की भूमिका, योगदान हमारे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 10% से भी कम है। तो इससे दो चीज साबित होती है। एक चीज ये साबित होती है 50% लोग जो है 10% के आमदनी में सिमटा हुआ है। दूसरा क्या साबित होता है कि इस 50% आबादी के पास इतनी कम पैसा है कि इनके लिए किसी भी तरह से औद्योगिक मांग की हालत पैदा करना संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं जब आपके पास बहुत कम पैसा रहता है, बहुत कम साधन रहता है, तो आप क्या करते हो? आप सारे साधन जो है खाने पर खर्चा करोगे, तो आप मांग पैदा नहीं कर सकते। तो इस दो बात का संबंध क्या है? संबंध इतना है कि जिसको असंगठित क्षेत्र व अनौपचारिक क्षेत्र कहा जाता है, उसमें 70 से 80% लोग उस ग्रामीण भारत का हिस्सा हैं जिनके पास 1 बीघा से कम खेती है या जमीन नहीं है, जिन्हें साल में 50 या 100 दिन से ज़्यादा काम नहीं मिलता है, जिनके पास 90 अधिकांश जमीन जो असिंचित है। वैसे भी हिंदुस्तान में 1/3 से ज़्यादा जमीन सिंचित नहीं है, और इनमें से 90% लोग आपको या तो दलित समाज से मिलेंगे, आदिवासी समाज से मिलेंगे, या अति पिछड़े वर्ग से मिलेंगे। और आप जानते हैं कि हमारी सामाजिक संरचना में इनकी क्या हैसियत है। और मुसलमान से मिलेंगे, जिनकी हालत कई पिछले 1-2 दशकों में दलितों से भी बदतर होता जा रहा है।
अब ये पहला यात्रा क्यों करते हैं उसको अगर हम समझेंगे तो इनकी दूसरी यात्रा का मतलब भी हम समझ सकते हैं। पहला यात्रा की कहानी बहुत आसान है कि 1 बीघा से कम खेत है, अगर परिवार में 5 लोग भी हैं और 100 दिनों से काम की जरूरत नहीं होती है, जमीन भी ज़्यादातर अच्छे क्वालिटी के नहीं है, खेती को बचाने के लिए जो लागत चाहिए उसके लिए कैश चाहिए, क्योंकि हरित क्रांति के बाद से धीरे धीरे खाद बीज इसमें जो है बेसिकली पैसे की ज़रूरत बढ़ गई है। दूसरा कि और भी चीज़ों के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। ये पैसे का जुगाड़ कौन करेगा? तो कई तरह से काम होता है। कम खेत है तो दूसरों का खेत में जाके काम करते हैं, बटाईदार के रूप में या खेत मजदूर के रूप में। उससे भी नहीं पूरा होता है, मनरेगा में कुछ कुछ काम पा जाते हैं। कंस्ट्रक्शन निर्माण क्षेत्र में काम करने के ठेकेदार के साथ, कई बार एडवांस पैसा लेके, और फिर काम खत्म होने के बाद वापस आ जाते हैं। इसका एक तबका शहर आ जाता है, फैक्ट्री में काम मिल जाता है। जिसको नहीं मिलता है वो रेडी चलाने लगता है, पानी बेचता है, कूली का काम करता है। कितने तरह के रोजगार। मैं बहुत साल पहले एक बार किसी को बोला कि हमारे देश में लोग बेरोजगार हो ही नहीं सकते हैं, कि गरीब लोग तो बेरोजगारी ही नहीं झेल सकते। इतना विविधता तरह के रोजगार है जिसको देख के आप हैरान हो जाओगे। 1911-12 का आंकड़ा है, बेरोजगारी का दर 2% भी नहीं है, लेकिन उसमें एक पेच है। स्थायी रूप से रोजगार मिलता है 17% लोग। हाँ, एक तबका इसमें और भी है जिसके जिक्र मैं नहीं किया था, लेकिन करना चाहिए क्योंकि आजकल सरकार इसको लेके बहुत ज़्यादा बात करते रहती है कि हम औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले हम सेवा क्षेत्र में आगे। तो सेवा क्षेत्र का जो मतलब होता है कि आप किसी भी शहर में जाइए, आपको अगर 1 रिक्शा की जरूरत है वहाँ 50 रिक्शा दिखेगा। ये सारे सेवा क्षेत्र में है। दिल्ली में भी मेट्रो पर आपको बैटरी रिक्शा की भरमार दिखेगा। तो ये सेवा क्षेत्र है। रेडी वाले, खोमचा वाले, ये सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। रिक्शा वाला की संख्या बढ़ जाता है। इस लॉकडाउन के पीरियड में सब्जी वाले की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि जिंदा रहने की कोई ना कोई तरीका लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में जो हासिल करते हैं उसको समझना जरूरी है। एक मैं ये कह रहा था कि गांव से इतने सारे लोग शहर आ गए क्योंकि कृषि क्षेत्र से उनकी वो अपने को बचा नहीं सकते, अपने पेट नहीं भर सकते, तो आ गए शहर। अब शहर में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जितने लोग आए हैं उनको रोजगार शहर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जब आपके देश में अधिकांश लोगों के पास अपने जिंदा रहने के अलावा, किसी भी तरह से न्यूनतम स्तर पर जिंदा रहने के अलावा बाकी चीज़ों के लिए पैसा ही नहीं है, तो आपका औद्योगिक विकास कैसे हो सकता है? औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है क्योंकि औद्योगिक विकास का पहला शर्त होता है कि औद्योगिक उत्पाद की मांग होनी है। वो मांग इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अधिकांश लोगों के पास कुछ नहीं है, जैसा कि आप कृषि क्षेत्र के जगह से देख सकते हैं। पॉइंट खत्म हो जाए तो फिर क्वेश्चन। हाँ, तो कृषि क्षेत्र में जब ये कंडीशंस है, तो औद्योगिक क्षेत्र में जब आता है तब यहाँ क्या होता है कि मजदूरों का भरमार रहता है और उसे लेने के लिए रोजगार की संभावना वहाँ बहुत कम रहती है।
नतीजा क्या है? बाजार में आलू आ जाने पर आलू की कीमत घट जाती है, मजदूर जो की संख्या ज़्यादा हो गई है, मजदूरों की जितनी वहाँ मांग हो सकता है, तो मजदूरी गिर जाती है। कितनी गिरती है? आईएलओ कहता है कि हमारे देश में 50% से ज़्यादा लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता। बाकी लोग भी यही बताएंगे कि असल में मुझे तो लगता है 10% से ज़्यादा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तो नहीं मिलता। अब सवाल आता है कि वो न्यूनतम मजदूरी जिसको लागू करना था वो क्यों नहीं करता है? जाहिर सी बात है, सरकार को इसको करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सरकार नहीं चाहती। सरकार ये करना चाहती है कि जो भी ये सब कानून में लिखा था, जो पुराने समय में लिखी गई थी, तो ऐसे समय में मजदूरों की मजदूरी और कम होती है। अब जब इन मजदूरों की मजदूरी कम होगी तो ये भी असल में तो औद्योगिकरण की रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी उपभोक्ता हैं और इनकी मजदूरी जिस मात्रा में कम होगी उस मात्रा में असल में इनके ऊपर काम की बोझ भी बढ़ेगा। न्यूनतम मजदूरी इसलिए लागू नहीं हो सकता है क्योंकि न्यूनतम मजदूरी एक तो वो देगा नहीं, और दूसरा है कि 8 घंटे में मालिक जो देगा उससे मजदूरों को नहीं चल सकता, तो उन्हें 12 घंटा चाहिए, तो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी और इस बेरोजगारी के चक्कर में मजदूरी और घटती जाएगी। ये जो दुष्चक्र है, इस दुष्चक्र का एक बड़ा कारण ये भी है कि देश में खासकर कृषि क्षेत्र में जो अतिरिक्त पैदा होता है, उस अतिरिक्त को कृषि क्षेत्र में लागू नहीं, उसका निवेश नहीं होता है। वो गुंडे पालने, रोड बनाने, शराब की दुकान खोलने, ट्रांसपोर्ट का धंधा खोलने के लिए खर्चा होता है और साहूकारी में खत्म हो जाता है। दूसरा, शहर में जिनके पास पैसा है, उस पैसे का बड़ा हिस्सा उन सब सामान खरीदने में उपयोग होता है जिसमें विदेशी पूंजी और विदेशी तकनीक का उपयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, आम उपभोक्ता की जो सामान है उसकी ना मार्केट है और ना उसके कारण से रोजगार बढ़ सकता है। इसलिए देश में असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो तमाम कानूनों के बावजूद न्यूनतम स्तर पर जीने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए लॉकडाउन में जो हुआ वो सिर्फ ये बता दिया कि 13 साल, 15 साल, 20 साल काम करने के बाद भी एक मजदूर के पास खुद को 10 दिन गुजारा करने लायक पैसा नहीं। लॉकडाउन ने यह दिखाया। और इन मजदूरों की एक सामाजिक हैसियत की भी बात है। हमारे दिल्ली सरकार ने बोला, मकान मालिक से कहते हैं कि भाई उससे क्या मत लेना, किराया मत लेना। मकान मालिक, केजरीवाल सरकार को तो पता ही नहीं है, अच्छे तरह से पता होगा कि मजदूरों से जब दिल्ली में बिजली पानी फ्री है तो 9 रुपया करके बिजली का यूनिट लिया जाता है, जो मिडिल क्लास को भी देना नहीं पड़ता। हम लोगों को नहीं देना पड़ता, 9 रुपया करके ले रहा है। बोल दिया गया कि फैक्ट्री के वर्कर को पैसा दे दिया जाएगा। पहला काम लॉकडाउन के बाद तुरंत काम जो इन्होंने किया कि मजदूरों को वहां से भगा दिया। ठेकेदार मजदूरों को भगा दिया, स्विच ऑफ कर लिया फोन, और सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रहो। घर में कहां से रहें? बड़े बड़े शहरों में, हिंदुस्तान में कम से कम 2 करोड़ लोग तो फुटपाथ पर सोते हैं। कुछ लोगों ने और भी नायाब तरीका से अपना इंतजाम किया है। ठेली चलाता है तो ठेली पर सो जाता है, होटल में काम करते हैं, होटल पर ही सो रहते हैं। कुछ लोगों ने ढूंढ निकाला पाइप के अंदर कैसे रात में जाके सो जाएगा, वहां से भी निकाल के अब उनको खुले में कर दे, बोले अब जाओ, कहाँ जाएंगे जी। ये हालत है। और ये हालत इसलिए मैं कह रहा था, ये इसलिए देश की असली समस्या है क्योंकि अगर हम इसका समाधान नहीं करते हैं तो बाकी चीज़ों से कुछ नहीं होना है। पूंजीपतियों को कोई परेशानी नहीं है
बड़े कुछ फैक्ट्रियों में कुछ जगह मजदूरों को कुछ ज़्यादा पैसा दे देते, नेताओं को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन मजदूरों की जो हालत है उसका सीधा संबंध मध्यम वर्ग से है और इस देश की भविष्य के साथ भी है। आपने पिछले चुनाव के दौरान सुना होगा कि 22 लाख मजदूर, 22 लाख कर्मचारियों की पोस्ट खाली है। 22 लाख कर्मचारियों की पोस्ट खाली है, जबकि हम ये भी जानते हैं कि इन सभी सरकारी विभाग में जितनी लोगों की ज़रूरत है उससे कम लोगों का रखा है सरकार ने। तो मध्यम वर्ग को भी रोजगार कहाँ से मिलेगा? ये जो इतने बड़ी तबका है जिसकी कोई भी इंसानी ज़रूरत अगर पूरा करना है तो करोड़ों लोगों को रोजगार देना होगा, उसकी मांग बनेगी। लेकिन इनको अगर 375 रुपया भी देने को लिए तैयार ना हो सरकार, अगर इनकी आमदनी एक दिन में 50 रुपया हो औसत परिवार का, माने एक एक सदस्य का 300 रुपया हो, 200 रुपया हो, तो बाकी चीज़ें कहाँ से पैदा हो? तो 1947 में व उसके पहले जो हालत थी उसका एक रूप आज भी बना हुआ है कि 90% लोग असल में बाजार में मांग पैदा करने में कारगर नहीं है, और जिनके पास वो पैसा है वो विदेशी कंपनियों के व उसके दलाल कंपनियों के साथ के लिए वो रोजगार पैदा कर रहा है, जिसमें कम लेबर की जरूरत है, जिसका मुनाफा का बड़ा हिस्सा विदेश चला जाएगा। ये हकीकत है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि असल में वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, वो एक तो खेती के पिछड़ापन और दूसरा हमारा औद्योगिक विकास में साम्राज्यवादियों ने जो रोड़ा अटकाया है, साम्राज्यवाद के दलाल सरकारों ने जो बाधा पैदा किया है भारत के मजदूरों की उत्पादक शक्ति के विकास में, भारत में तकनीक के विकास में, उसका देन है ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर और उनकी ये दयनीय हालत। इनमें जो लोग स्वरोजगार हैं, जिसको सरकार कहती है, वो स्वरोजगार के बारे में आप ये कह सकते हैं ये लोग खुद को शोषण करके जिंदा है। 12 घंटा 16 घंटा रेडी पर खटते हैं, सवेरे 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। हो सकता है 500-700 रुपये कमा लेता हूँ। रिक्शा वाला आपस में होर करके जिंदा है। और जाहिर सी बात है, जो सरकार इन लोगों की ये हालत को अभी तक आराम से चलने दे रहा है और उसको भी और बस से बदतर करते जा रहा है, उनसे ये उम्मीद करना कि लॉकडाउन के पीरियड में वो मजदूरों को कुछ दे देगा, ये सोचना हमारा भोलेपन है। वो नहीं करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में रोजाना औसत 1400 लोग ट्यूबरक्यूलोसिस में मरते हैं। सरकार के आंकड़े हैं। एक साल पहले 2018 के दिसंबर में लैंसेट स्टडी ने दिखाया है कि भाई जो है यहाँ करीब 5000 लोग सिंपल बीमारी में मारे जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सारे बीमारियों का संबंध गरीबों के साथ है। अब ये कोरोना बीमारी में एक मुश्किल ये है कि कोरोना बीमारी में वो भी फंस सकते हैं, तो विदेश वही लोग ज़्यादा जाते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा फंसने की संभावना ज़्यादा है। तो पूरे देश को लॉकडाउन कर दो, मजदूरों का क्या होगा? कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको वैसे भी कुछ लेना देना नहीं था। लॉकडाउन से हमें ये सीखना है, यही मजदूरों का नॉर्मल सिचुएशन है। हाँ, वो भीख नहीं मांगते थे, स्वाभिमान है, वो किसी से मांग के नहीं खाते हैं। यहाँ वो भी सरकारों ने मजबूर कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि असल में मजदूर वर्ग की लड़ाई को अगर इस तबका का लड़ाई नहीं बनेगा तो एक तो मजदूर आंदोलन का ही कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, ये बहुत क्लियर है। संगठित क्षेत्र के जिन मजदूरों की लड़ाई रहे उसकी अपनी भूमिका है, लेकिन इन तबका की लड़ाई के बगैर वो लड़ाई आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये तबका अगर इतनी बड़ी संख्या में है और इसको अगर आप नहीं लेते हो तो आप संगठित क्षेत्र के जो भी लड़ाई होगा मालिक आसानी से इन लोगों को भर्ती करके आपको हटा सकता है। और दूसरा, मेरे देश की जो समस्या है
उसका केंद्र में ये लोग हैं, इनके साथ जुड़ा हुआ स्थिति है। गांव में खेती को आधुनिक बनाना, खेती से परजीवी तबका को खात्मा करना, खेती में आजकल नए घुसे जो साम्राज्यवादी जो कंपनियां हैं उसको खात्मा करना, और ये खुशहाल जो ग्रामीण भारत है उस ग्रामीण भारत से औद्योगिक उत्पाद की जो मांग पैदा होगी वो पूरे देश की चरित्र को बदल सकता है। लॉकडाउन में ये बात फिर से सामने आ रहा है। तो समझना नहीं समझना अपने अपने हित के जगह से देखेंगे, लेकिन ये जरूर समझना है कि हमारी समाज में इस तबका को आगे बढ़ाए बगैर ना मजदूर आंदोलन आगे बढ़ सकता है, ना देश की किसी तरह से राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। तो कुछ बात बार बार वो अंग्रेजी वाला बार बार भूल जा रहा हूँ, तो मैं कुछ पॉइंट्स जो है मैं इंग्लिश में रखूँगा। तो एक्चुअली main point I want to emphasize is that without taking account of these sections, working class movement cannot advance, and without taking this section, our country cannot prosper. If we do not address the agrarian problem, we are not able to address the problems unorganized sector workers are facing. We will not be able to solve basic constraint of development of productive forces, namely backward agrarian relationship and imperialist stranglehold on our country. That is the essence I want to convey, and I think this lockdown has given us an opportunity to understand that we cannot remain like this. Another point I would like to emphasize that during this whole debate and discussion, it was naively assumed that conditions of unorganized workers are not bad in normal times. No, they are very bad, and if we have not able to see it, I think we are not willing to see it. Another point I would like to emphasize that actually without addressing agrarian problem, which will result in, you can say, increase of consumption power of the vast majority of Indian peasantry, you cannot have proper industrializations. You middle class people also will have no job, because government is not trying to fulfill the needs of these people. So that was the point I want to convey. I think this is the time I would like to take your questions. Thanks for being with us. I will try to address questions in both languages, in the languages it has been written. Thank you. I just want to know that how can we see the caste and religion in labor movement. I think I have not dealt with just it is a questions. I just want to know that how can we see the caste and religion in labor movement. I will first try to address the first portions about caste. Actually, I have told that basically this 70 or 80% people of rural India, who actually they are the you can say repository of this unorganized sectors. Most of them belongs to scheduled castes, scheduled tribes and other backward castes. So in that way you can say
the caste hierarchy is also operating that in organized sectors. Upper castes are there, and this lower caste are mainly concentrated in this unorganized sectors. And it has a meaning also. What does it mean? First of all, the assertiveness in Indian society, assertiveness or cleverness, all these are generally attributed to upper caste people because of their inherited confidence or arrogance, whatever you want to say. And in workers' movement, we have seen that basically those who are not much talkative or much assertive, they belongs to basically this sort of category, scheduled caste, scheduled tribes, and actually for that reason also they are not able to have an important role in labor movement. My personal view is that actually if any meaningful movement, labor movement, successful labor movement of unorganized sectors, they must take considerations of the representation. We cannot blindly say no, there is no caste and all this. There is caste, and we have to take into account. We have to do something about it. But being in labor movement for 10 to 20 years, I think that I have experienced one thing also, that actually during the movement, this barrier actually dissolves. My point is that if we are able to create a militant movement, many of these barriers will take a back seat. And now you are talking about religion. I think now religion has become a sort of a ruling class agenda to build the unity of workers. That is playing its role. There is influence of it also, religious chauvinism in movement. But still I think we can overcome it by making the trade union functioning more democratic, more egalitarian, more conscious about our realities rather than only talking about class. That is one point. What is the role of main left organization in regard to unorganized sectors? See, this second section is very important. What was the role of main left organization in regard to organized sector? I think it will be not out of place to say that actually most of the trade union activities in India after 47 were in government sectors. Government sector means not white collar jobs, there are blue collar jobs also. Basically because all these PSUs were there, public sector undertakings. So first of all, lots of mainstream trade union activities concentrated there. Number one, you have to understand. Second thing, there are other sectors also that you can say on those sectors in which trade union activity started before 47, like tea industry or coffee plantations. They played an important role up to a certain time. But problem was there that the more state becomes, you can say the more state was trying to be with the capitalist, the left also lost its fighting capacity, and they always tried to basically make it in a legalism, economism. They were mired in because of their political orientations. So once they have this legalism and economism dominant in that, actually they forget about the unorganized sectors gradually. They just take their name. Most of the left forces are not present in unorganized sectors. Neither they are strong trade unions in organized sectors and white collar. They have seriously tried to understand, organize these sectors. So I will say they have not played any positive role in this, especially after 90s.
हाँ, आई गॉट एन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्या पूरे देश का कोई एक मजदूर संगठन है? अगर हाँ तो इस लॉकडाउन में इसने इन मजदूरों के लिए क्या किया? मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक मजदूर संगठन नहीं है। बहुत सारे मजदूर संगठन हैं और बड़े बड़े संगठन हैं। उन्होंने क्या किया ये मैं ऐसे नहीं बता सकता। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ किया ऐसा लगता नहीं है। और उसका कारण क्या है कि इनके जो नेतृत्व है और मजदूर, इन दोनों में बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। वो मैं अभी तक चर्चा कर रहा था कि ज़्यादातर मजदूर नेतृत्व व मजदूरों के जो कार्यकर्ता उनके साथ मजदूरों का संबंध भी बहुत कमज़ोर है। तो इसलिए कुछ किया है ऐसा नहीं कह सकते। ज़रूर कुछ छोटे संगठनों ने कुछ पहलकदमी करके कई जगह कोशिश तो किया। हालांकि ये बात कई राज्यों के लिए शायद सही नहीं भी हो सकता है केरल में, बंगाल में कुछ जगह कुछ किए होंगे, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर तो ये सच है कि मजदूर संगठनों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसका हम उल्लेख कर सकते हैं। और क्वेश्चन सर? हाँ, मुमताज आलम का एक सवाल आ रहा है, खेतिहर मजदूर और अच्छा, खेतिहर मजदूर में और असंगठन में कितना अंतर है, और दुनिया के पैमाने पर भारत के मजदूरों का इतिहास किनका अब तक सफल रहा है? मैं खेतिहर मजदूरों को भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा समझता हूँ, लेकिन हम लोग जो शहरी असंगठित क्षेत्र की बात कर रहे थे उसमें वो नहीं आते हैं। लेकिन खेतिहर मजदूर तो असंगठित मजदूरों का ही हिस्सा है। खेतिहर मजदूरों को आप एक तरह से ग्रामीण सर्वहारा भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी जो मजदूर हैं उनके तुलना में उनके पास बाकी मजदूरों के पास कुछ ज़मीन है भी, लेकिन इनके पास ये ज़मीन भी नहीं है, इसलिए आप इनको सर्वहारा कह सकते हैं। और दुनिया के पैमाने भारत के मजदूर का इतिहास कितना अब तक सफल रहा है? मुझे लगता है ये ऐसा सवाल है, दुनिया के पैमाने पर भारत के मजदूर वर्ग का इतिहास कितना सफल रहा है, वो सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। दुनिया के पैमाने पर मजदूरों ने जो जो उपलब्धियां हासिल किया है वो उपलब्धि भारत के मजदूर तो हासिल नहीं कर पाए हैं, इसको मानना है सिर्फ। लेकिन ये बात सिर्फ भारत के लिए नहीं है, तमाम जो औपनिवेशिक देश रहे हैं जहाँ सामंती संबंध अर्ध सामंती संबंध मजबूत रहा है, वहाँ असल में मजदूर आंदोलन ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया है। महिला हाँ, मैं बहुत ही मैंने सॉरी कि मैंने जो है अपना जब नोट बना रहा था तो मैं सोचा था कि महिला मजदूर पर बात करूंगा, तो मैंने बात नहीं किया, इसके लिए सॉरी। मैं थोड़ा इस पर चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट्स मैंने ये किया था। पहली बात जो है हमको समझना है कि भारत में संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तुलनात्मक रूप से कम है। असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा है, संगठित क्षेत्र में तो बहुत कम है। जबकि ये समझना है कि असल में महिलाओं के मुक्ति का पहला जो शर्त है वो शर्त है सामाजिक उत्पादन में महिलाओं की सीधी भागीदारी। इस तर्ज पर देखा जाए तो इस सामाजिक उत्पादन में महिलाओं की सीधी भागीदारी का कम होना महिला आंदोलन के लिए भी असल में चुनौती है। दूसरा, जो संगठित क्षेत्र में व असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही हैं, असंगठित क्षेत्र में उनकी संख्या तुलनात्मक रूप से बढ़ा भी है। अभी हाल की बात नहीं कर, अभी तो कम हो रहा है, लेकिन मोटे तौर पर बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन व संगठन व इन सारे चीज़ों में महिलाओं की भागीदारी ऑलमोस्ट नहीं है। और नहीं होने के पीछे मोटे तौर पर दो कारण है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको दूर किए बगैर हम महिला आंदोलन की कंडीशंस को बेहतर नहीं कर सकते। पहला कंडीशंस जो है कि बेसिकली पुरुष मजदूरों में ये घुसा हुआ है, नेतृत्व में भी है, एक आम मान्यता है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन व मजदूर आंदोलन ये तो पुरुषों का काम है। और दूसरा जो और खतरनाक पहलू है कि घर का काम तो महिलाओं का ही है। अब ये दो
उतार, वो उसको पीछे कर देना आगे। चलो, हाँ उसको कर। तो ये दो मानसिकता के कारण से जितनी भागीदारी महिलाओं की हो सकती थी आंदोलन में, संगठन में, वो नहीं हो पा रहा है, और उनके भागीदारी के बगैर लड़ाइयाँ थोड़ा और मुश्किल होती जा रही है। कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि एक तो आप देखिएगा कि हमारा जो सिलाई क्षेत्र है,